बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल से सपेरों का एक झुंड गुजर रहा था। चलते चलते उन्हें एक जगह पर घना और छायादार पेड़ दिखाई दिया। तब वे सभी उस पेड़ की छाया में बैठकर आराम करने लगे। उसी पेड़ की जड़ में एक विशाल सांपों की बाभी थी। तभी एक सपेरा बोला, यहां जरूर कोई सांप मिलेगा। उसकी बात सुनकर सभी सपेरों ने आपस में चर्चा की और फिर उन्होंने उस गड्ढे को खोदना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में उस बिल से एक अत्यंत भयंकर और काले रंग का नाग निकला। सपेरों ने तुरंत उस नाग को पकड़ लिया और अपने पिटारे में बंद कर दिया। अब वे सभी सपेरे उस नाग को लेकर चले। रास्ते में उन्होंने सोचा क्यों ना इस नाग का विष निकाल लिया जाए। जब वे कुछ दूरी पर पहुंचे तब उन्होंने पिटारा खोल कर देखा। पिटारा खोलते ही वे सभी हैरान रह गए, क्योंकि अंदर वह नाग नहीं था। उसकी जगह पर एक अत्यंत सुंदर और कीमती नौलाखा हार रखा हुआ था। हार देखकर सभी सपेरे बहुत प्रसन्न हुए। ये सोचकर चौंक गए कि उन्होंने तो एक सांप पकड़ा था, लेकिन पिटारे में ये हार कहां से आ गया। सपेरा बोला, ये तो और भी अच्छा हुआ, ये हार तो कहीं अधिक मूल्यवान है। फिर विचार करके बोला, चलो इसे लेकर राजा के पास चलते हैं। राजा इस हार के बदले हमें मनचाहा धन दे सकता है। ये सोचकर वे सभी सपेरे राजा वीरसेन के राज्य की ओर चल पड़े। कुछ समय बाद वे राजा के महल में पहुंचे। उधर राजा अपने दरबार में बैठा था। राजा वीरसेन अपने सभी मंत्रियों से बात कर रहे थे। तभी दरबार में सपेरों का वह झुंड आया और सभी सपेरे राजा को प्रणाम करते हैं। राजा ने जब सपेरों को दरबार में देखा तो उन्होंने उनसे दरबार में आने का कारण पूछा। इस पर सपेरे बोले, महाराज, हमारे पास एक अत्यंत कीमती हार है जो आपकी महारानी के गले की शोभा को और बढ़ा सकता है। राजा वीरसेन बोले, दिखाओ कैसा हार है तुम्हारे पास। तब सपेरों ने अपना पिटारा खोला और उसमें रखा हुआ वह अनोखा हार राजा को दिखाया। जैसे ही राजा ने वो हार देखा, राजा हैरान रह गए, क्योंकि इतना सुंदर हार उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। हार को देखकर राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम ये विचित्र हार कहां से लाए हो? इस पर सपेरे बोले, महाराज, ये हार हमें रास्ते में मिला। तब हमने सोचा कि क्यों ना इसे आपको भेंट कर दिया जाए। राजा बोले, ठीक है, हम तुम्हारी ये भेंट स्वीकार करते हैं। ये हार देखकर तुम्हारी महारानी बहुत प्रसन्न होंगी। फिर राजा ने अपने एक मंत्री को आदेश दिया कि इन सपेरों को उचित इनाम देकर सम्मानपूर्वक विदा किया जाए। सपेरों को खूब सारा धन इनाम में मिला और वे खुशी खुशी दरबार से चले गए। राजा अपने महल पहुंचकर बोले, देखो महारानी, आज मैं तुम्हारे लिए एक बेहद सुंदर उपहार लाया हूं। जब तुम इसे देखोगी तो बहुत प्रसन्न हो जाओगी। रानी इंदु मुस्कुराकर बोली, महाराज, ऐसा क्या लाए हैं आप मेरे लिए? यह सुनते ही राजा ने वो टोकरी रानी की ओर बढ़ा दी और बोले, महारानी जी, आप स्वयं ही इस बहुमूल्य उपहार को देख लीजिए। रानी ने जैसे ही उस टोकरी को खोला तो देखा कि उसके अंदर एक अत्यंत सुंदर छोटा सा बालक लेटा हुआ है। उस बालक के चेहरे पर तेज और दिव्य चमक थी। बालक इतना सुंदर था कि रानी उसे एकटक निहारती ही रह गई। वो आश्चर्य से बोली, महाराज, इसमें तो एक अत्यंत सुंदर बालक लेटा हुआ है। रानी की यह बात सुनकर राजा चकित हो गए और बोले, नहीं रानी, इसमें बालक कैसे हो सकता है? इसमें तो नौलखा हार रखा हुआ था। यह बालक कहां से आ गया? राजा को रानी की बात पर विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने स्वयं वह टोकरी उठाई और भीतर झांक कर देखा। वास्तव में जैसे ही राजा ने टोकरी में देखा, उनका भी आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने उस सुंदर बालक को देखा और देखते ही अत्यंत प्रसन्न हो उठे। राजा और रानी को अब तक कोई संतान नहीं थी और दोनों ही संतान न होने से दुखी रहा करते थे। रानी इंदु ने राजा से कहा, यह पुत्र उन्हें भगवान की ओर से दिया गया एक दिव्य वरदान है। उन्होंने उसी समय निश्चय कर लिया कि आज से यह बालक उनका पुत्र होगा और वे दोनों उसका पालन पोषण अपने पुत्र की भांति करेंगे। ये रहस्य किसी को पता नहीं चलेगा कि जो हार राजा ने दरबार में प्राप्त किया था वो बालक में परिवर्तित हो गया है। लेकिन महल की कुछ दासियां वहां पास ही खड़ी थी और उन्होंने राजा रानी के बीच हो रही बातचीत को सुन लिया था। रानी ने राजा से पूछा, महाराज, ये बालक आपको किसने दिया?
तब राजा ने बताया, आज दरबार में सपेरों का एक झुंड आया था। उन्होंने हमें एक पिटारे में रखकर 9 लखा हार भेंट किया था। लेकिन ईश्वर की कृपा से जब हम दरबार से महल की ओर आ रहे थे, तभी वो हार इस सुंदर बालक में बदल हो गया। आज से ये बा हमारा पुत्र है और आगे चलकर यही हमारे राज्य की गद्दी का अधिकारी बनेगा। उसी दिन से राजा और रानी उसकी परवरिश करने लगे। और फिर राजा ने अपने दरबार में यह घोषणा कर दी कि रानी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। यह सुनकर सारी प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरे नगर में उत्सव का माहौल बन गया। प्रजा ने खुशी खुशी दीप जलाए, मिठाइयां बांटी। राजा और रानी दोनों अत्यंत प्रसन्न थे और बड़े स्नेहपूर्वक उस बालक का पालन पोषण कर रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह बालक अब जवान हो चुका था। उसके रूप और गुण देखकर हर कोई मोहित हो जाता। जब वह विवाह योग्य हो गया, तब राजा वीरसेन के मन में विचार आया कि अब उसके पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। एक दिन राजा ने रानी से कहा, अब हमारा पुत्र विवाह योग्य हो गया है, उसका विवाह किसी कन्या से कर दे। राजा की बात रानी को बहुत अच्छी लगी। रानी ने कहा, महाराज, शुभ काम में देर कैसी, आप जितनी जल्दी हो सके मेरे पुत्र का विवाह कर दीजिए। राजा वीरसेन के राज्य के समीप एक और राज्य था, जहां के राजा का नाम विक्रम था। राजा विक्रम की एक अत्यंत सुंदर बेटी जिसका नाम रूपा था। राजा विक्रम ने अपनी बेटी को आश्चर्य से विद्याओं को सिखवाया था। राजकुमारी रूपा 16 विद्याओं में पारंगत थी। राजा विक्रम भी अब यह सोचने लगे कि उनकी कन्या विवाह योग्य हो गई है और अब उसका विवाह कर देना चाहिए। उन्होंने अपने दरबार में पुरोहितों को बुलवाया और कहा कि राजकुमारी रूपा के लिए किसी योग्य राजकुमार को टीका करके यहां लाइए। पुरोहित जी टीका की सामग्री लेकर अन्य राज्यों की यात्रा पर निकल पड़े। वे कई राज दरबारों में गए, अनेक राजकुमारों को देखा, परंतु किसी में भी उन्हें राजकुमारी के योग्य तेज गुण नहीं दिखा। वे इधर उधर घूमते हुए थक चुके थे। अंततः चलते चलते राजा वीरसेन के राज्य में पहुंच गए। उस समय राजा वीरसेन का दरबार सजा हुआ था। अचानक दरबार में पुरोहित का आगमन होता है। राजा वीरसेन उन्हें देखते ही समझ जाते हैं कि ये कोई ब्राह्मण है जो किसी राजा की पुत्री का विवाह प्रस्ताव लेकर आए हैं। राजा ब्राह्मण से पूछते हैं, आप लोग कौन है? पुरोहित ने उत्तर दिया, महाराज, हम राजा विक्रम के राजपुरोहित हैं और उनकी पुत्री राजकुमारी रूपा का टीका लेकर आए हैं। हमारे राजा की बेटी रूपा अत्यंत रूपवती है। हमने सुना है कि आपका राजकुमार भी विवाह योग्य है। तब राजा वीरसेन बोले, हमारा एक पुत्र है और वह अत्यंत सुंदर एवं योग्य है। परंतु राजा वीरसेन को यह ज्ञात नहीं था कि उनका पुत्र वास्तव में एक नाग है। जब राजा ने अपने पुत्र को पुरोहित के सामने प्रस्तुत किया और उन्हें वह राजकुमार पसंद आ गया, उन्होंने राजकुमारी रूपा का विवाह पक्का कर दिया और अपने राज्य लौट गए। समय धीरे धीरे बीतता गया। कुछ दिनों बाद जब विवाह का शुभ समय आया तो राजा वीरसेन बारात लेकर राजा विक्रम के नगर पहुंचे। वहां पहुंचते ही राजा विक्रम ने उनका स्वागत किया और अपनी पुत्री रूपा का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न करा दिया। इस प्रकार पुत्र का विवाह करके राजा वीरसेन अपने राज्य लौट आए। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, अब हमें राज्य की बागडोर राजकुमार को सौंप देनी चाहिए। उसी दिन महाराज वीरसेन ने अपने पुत्र को युवराज घोषित कर दिया। अब राजा वीरसेन निश्चिंत होकर रहने लगे। राजकुमार बड़े ही अच्छे ढंग से राज्य का संचालन करने लगा। एक दिन की बात है, राजकुमारी रूपा अपनी दासियों से बातचीत कर रही थी। उसी दौरान राजकुमारी की एक दासी कहती है, महारानी, क्या मैं आपसे एक बात कहूं? आप अपने पति से पूछना कि उनके माता पिता कौन है। दासी की ये बात सुनकर रूपा चकित रह गई और गुस्से से बोली, दासी, ये तुम क्या कह रही हो? क्या हमारे पति राजकुमार महाराज वीरसेन के पुत्र नहीं है? तब दासी कहती है, नहीं राजकुमारी, ये उनका पुत्र नहीं है। मैं इतना तो नहीं जानती कि राजकुमार के वास्तविक माता पिता कौन है, पर इतना अवश्य जानती हूं कि राजकुमार महाराज वीरसेन के पुत्र नहीं है। आप स्वयं अपने पति से ये बात पूछ लीजिए। अब तो राजकुमारी रूपा परेशान हो गई
और सोचने लगी, आज शाम को जब राजकुमार महल में आएंगे तो मैं उनसे ये प्रश्न अवश्य पूछूंगी। जब शाम को राजकुमार महल में आते हैं तो राजकुमारी रूपा उनसे कहती है, महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। राजकुमार कहते हैं, पूछो रानी, क्या पूछना चाहती हो? तब राजकुमारी कहती है, आप मुझे यह बताइए कि आपके माता पिता कौन है और आप किस वंश के हैं? ये बात सुनकर राजकुमार बोला, रानी, ये तुम क्या कह रही हो? महाराज वीरसेन और महारानी ही मेरे माता पिता हैं। तब रूपा बोली, नहीं महाराज, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, कृपया करके सच सच बताइए। ये बात सुनकर राजकुमार सोचने लगे कि आज किसी ना किसी ने वैजयंती के मन में यह प्रश्न पैदा कर दिया है, जरूर किसी ने इसे बहकाया है। और राजकुमार ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, देखो, मैं महाराज का ही पुत्र हूं, तुम व्यर्थ में मुझ पर संदेह कर रही हो। लेकिन अब तो राजकुमारी अड़ गई कि अब तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप किस वंश के हो, आपके माता पिता कौन है। अब राजकुमार सोचने लगा कि लगता है मुझे इसे बताना ही पड़ेगा। राजकुमार बार बार अपनी रूपा को समझाता है, अभी भी समय है, मुझसे यह बात मत पूछो वरना बहुत पछताओगी। लेकिन राजकुमारी तो जैसे जिद पर अड़ गई थी। वो कहने लगी, अगर नहीं बताओगे तो मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी और मैं यही मानूंगी कि तुम मुझसे झूठा प्रेम करते हो। यह बात सुनकर राजकुमार कहने लगा, ठीक है, अगर तुम नहीं मानती हो तो मैं तुम्हें यह बात बताऊंगा, पर यहां नहीं। हम कल महल से बाहर बाग के लिए चलेंगे और वहां चलकर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अब अगले दिन रथ में बैठकर राजकुमार और उनकी पत्नी रूपा बाग जाते हैं। वे दोनों बाग जाने का बहाना करके महल से बाहर निकल जाते हैं और एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। नदी को देखकर राजकुमारी रूपा कहने लगी, महाराज, आप मुझे इस नदी के पास क्यों लेकर आए हैं? तब राजकुमार कहता है, मैं फिर तुमसे कहता हूं कि मान जाओ और मुझसे मेरे वंश के बारे में मत पूछो, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। राजकुमार के बार बार समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी और कहने लगी, नहीं महाराज, मुझे यह जरूर बताना होगा कि आपके माता पिता कौन है। जब राजकुमारी रूपा नहीं मानी तो राजकुमार उस नदी में नीचे उतर गया और कमर तक के जल में पहुंचते ही कहने लगा, रानी, अभी भी समय है, तुम मुझसे यह बात मत पूछो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। लेकिन राजकुमारी कहने लगी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं यह बात पूछकर ही मानूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जब राजकुमार और आगे बढ़ा और अपने मुख के बराबर जल में आया तो कहने लगा, रानी, अभी तेरे पास समय है, यह जानने की कोशिश मत करो कि मैं कौन हूं। परंतु रूपा नहीं मानी। फिर राजकुमार ने अपना असली नाग का रूप धारण कर लिया और नदी के जल के ऊपर अपना फन दिखाने लगा। अपना फन दिखाने के बाद वो नदी के अंदर समा गया और फिर बाहर नहीं आया। राजकुमारी रूपा ने राजकुमार को खोजने की बहुत कोशिश की, मगर राजकुमार का कहीं पता नहीं चला। जब काफी देर हो गई और राजकुमार वापस नहीं लौटा तो रानी घबरा गई, क्योंकि अब उसका पति नाग बनकर कहीं चला गया। रूपा अपने सारथी से कहती है, महल को चलो और महाराज को सूचित करो कि उनका पुत्र नदी में डूब गया है। सारथी ने जाकर महाराज वीरसेन को यह खबर दी, महाराज, आपके पुत्र राजकुमार नदी में डूब गए हैं। यह सब सुनकर राजा को बड़ा दुख होता है। राजा अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि जाओ, नदी के जल को खंगालो और राजकुमार की लाश को तलाश करो। राजा के सैनिक रानी रूपा, महाराज और महारानी के साथ उस नदी पर पहुंचते हैं। नदी में जगह जगह जाल डलवाए गए, लेकिन राजकुमार का कोई पता नहीं था। नदी में कई गोताखोरों ने राजकुमार की लाश की तलाश की, मगर कुछ हाथ नहीं लगा। अब तो राजा, रानी और राजकुमारी रूपा उदास होकर वापस अपने महलों को लौट आते हैं और राजा के मन में तो यही था कि नदी में डूबकर उनका पुत्र मर गया है। राजकुमारी रूपा भी बड़ी दुखी रहने लगी और मन में अपने आप को कोसने लगी कि मैंने बहुत बुरा किया, मेरे ही कर्मों के कारण आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया। यदि मैं उनसे उनके वंश के बारे में पूछने की जिद ना करती तो शायद मेरा पति मेरे पास होता। लेकिन राजकुमारी रूपा
बड़ी विद्वान थी, विद्याओं में निपुण थी। काफी सोच विचार के बाद उसे एक तरकीब सूझती है। राजकुमारी ने अपने संपूर्ण नगर में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति उसे कोई नई बात सुनाएगा तो उसके बदले में उसको उचित इनाम दिया जाएगा। चाहे कोई आपबीती हो या कोई अनोखी बात, कहानी हो या कथा हो, जो कुछ भी कोई सुनाएगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा। अब तो रानी रूपा रोज कथा सुनती। रानी रूपा के पास कथा सुनाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। वे सुबह से लेकर शाम तक नई नई कहानियां सुनती थी। इस प्रकार कुछ समय बीत गया। एक दिन उसी राज्य का एक बूढ़ा आदमी पास के ही एक जंगल से गुजर रहा था। बूढ़े आदमी को उस जंगल को पार करते जंगल में ही रात हो गई। जब रात हो गई तो वह मन में सोचने लगा कि अब रात में आगे जाना ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में आगे हिंसक पशु भी मिल सकते रहे। यही सोचकर बूढ़ा आदमी एक पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। रात का समय था। व्यक्ति को डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। इधर जब रात के 12 बजे का समय हुआ तो उसने देखा कि एक व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है। फिर उसने देखा कि दूसरा व्यक्ति पानी का छिड़काव कर रहा है। बूढ़ा आदमी पीपल पर बैठा बैठा यह सब देख रहा था। उसने देखा कि वहां पर सभा होने लगी। मन में सोच रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, ये लोग कौन हैं और आज क्या ये मुझे जिंदा छोड़ेंगे या नहीं। वहां एक से एक विचित्र अतिथि आने लगे। वे विचित्र इसलिए थे क्योंकि उनका आधा शरीर सर्प का था और आधा शरीर मनुष्य का। दिव्य शरीर वाले नाग देखने में बड़े भयंकर लग रहे थे। उनका दरबार वहां सज रहा था और जब सभी लोग वहां आ गए तो वहां 2 सिंहासन थे। उन दोनों सिंहासनों पर कुछ देर बाद नागों के राजा और उनके पुत्र युवराज दोनों आकर बैठ गए। संपूर्ण दरबार ने उनका बड़ा स्वागत किया। जो राजकुमार था वो नागराज का पुत्र था। उस दरबार में इस बात की चर्चा हो रही थी कि राजकुमार का विवाह किया जाए। अब जब राजकुमार के विवाह का नाम आया तो उसने नीचे गर्दन कर ली और वह बड़ा उदास हो गया। कुछ समय तक उनकी चर्चाएं चलती रहीं। इधर वो वृद्ध आदमी उस पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ उनकी सभी बातों को सुन रहा था और वह मन ही मन सोचने लगा कि ये कौन लोग हैं, क्या आज मैं इनसे जीवित बच पाऊंगा या नहीं। डर के कारण वो उस वृक्ष की एक डाली पर चिपका हुआ बैठा रहा। इधर 3-4 घंटे के बाद दरबार वहां से भंग हो जाता है। सभी अतिथि वहां से जा चुके थे, परंतु नागराज का पुत्र वहां से चलकर उस पीपल के वृक्ष की तरफ आता है जिस पर वह बूढ़ा बैठा हुआ था। ये देखकर वह बूढ़ा आदमी सोचने लगा, ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। लगता है अभी यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसे पता चल गया है कि मैं इस वृक्ष पर बैठा हुआ हूं। ये सोचकर वो बूढ़ा व्यक्ति घबरा जाता है, परंतु वो नाग पीपल की जड़ में बैठकर कुछ देर रोता है और अपनी रानी रूपा को याद करता है। ये सभी बातें वह बूढ़ा आदमी सुन रहा था। नाग कुछ देर रोने के बाद रूपा रूपा कहता है और वहां से चला जाता है। धीरे धीरे सवेरा होने लगता है। सुबह होने पर वो बूढ़ा आदमी वृक्ष से नीचे उतरता है और वापस अपने नगर को लौट जाता है। वो मन में सोचने लगा कि मैं बहुत गरीब आदमी हूं और रानी रूपा नई नई कहानी सुनती रहती है, तो क्यों ना चलकर इस बात को महारानी रूपा को सुनाया जाए। इसके बदले में महारानी मुझे बहुत सारा धन देगी और मैं धनवान हो जाऊंगा। ऐसा विचार करके वह बूढ़ा आदमी उसी जगह आ जाता है जहां रानी रूपा रोज कहानियां सुना करती थी। वहां एक से बढ़कर एक बड़े विद्वान रानी को कहानी सुना रहे थे। कुछ घंटे इंतजार करने के बाद उस बूढ़े आदमी की बारी आती है कहानी सुनाने की। वो रानी से कहता है, रानी जी, आज मैंने बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। आज रात जब मैं जंगल से गुजर रहा था तो रात होने की वजह से मैं उस जंगल में फंस गया और मैं एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। मैं सुबह होने का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद मैंने देखा कि वहां एक नागराज का दरबार लगा था। उन सब का आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर नाग का। ऐसे विचित्र प्राणी उस दरबार में आए थे। कुछ देर देखने के बाद मैंने सोचा यह लोग मुझे मारेंगे तो नहीं,
परंतु मैं उस पीपल के पेड़ पर चिपका हुआ उनकी बातें सुनता रहा। जब दरबार समाप्त हुआ तो वहां से एक नागों के राजा का पुत्र एक दिव्य रथ में बैठकर उसी पीपल के वृक्ष की ओर आया जहां मैं बैठा था। वह उस रथ से उतरा और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर हाय रूपा कहकर रोता रहा। उसके बाद वह वहां से अदृश्य हो गया। अब यह बात जब राजकुमारी रूपा ने सुनी तो वह उस बूढ़े आदमी से कहने लगी, बाबा, मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम्हारी कई पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं, लेकिन तुम मुझे उस जगह पर लेकर चलो जहां तुमने उस राजकुमार को रोते हुए देखा था। यह सुनकर बूढ़ा आदमी घबरा जाता है और कहता है, राजकुमारी, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां जाने से मुझे बहुत डर लग रहा है। तब राजकुमारी कहती है, बाबा, तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ वहां चलूंगी। राजकुमारी कहती है, बाबा, मैं भी आज वो दृश्य अपनी आंखों से देखना चाहती हूं। इस प्रकार वो बूढ़ा आदमी और रानी रूपा उस पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं। वे इंतजार करते हैं कि वहां दरबार लगेगा, लेकिन इंतजार करते करते पूरी रात निकल जाती है, पर वहां कोई नहीं आता। उस दिन ना तो कोई दरबार सजता है, ना कोई नाग आता है। अब तो रूपा उस बूढ़े आदमी पर क्रोधित हो जाती है और कहती है, बाबा, तुमने झूठ बोला है और इसके लिए मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दे सकती हूं। वो बूढ़ा आदमी कहने लगता है, नहीं रानी जी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, मैंने जो अपनी आंखों से देखा था वही आपको बताया था। रानी बोली, तो फिर आज क्या हुआ? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ये मैं भी नहीं जानता कि वे लोग आज क्यों नहीं आए। रानी रूपा निराश होकर अपने महल को लौट आती है। बूढ़ा मन ही मन परेशान रहने लगता है कि मैं रानी के सामने झूठा पड़ गया। वो बूढ़ा आदमी सोचने लगा कि उस दिन कौन सी तिथि थी जिस दिन उस जंगल में दरबार लगा था। उसने ये बात ज्योतिष से पूछी। ज्योतिषी ने बताया कि उस दिन पूर्णिमा की तिथि थी, चंद्रमा पूर्ण रूप से उदय हुआ था। अब तो बूढ़ा आदमी सोचने लगा कि अगली पूर्णिमा आएगी तब मैं रानी को लेकर वहां जरूर जाऊंगा। रानी ने भी उस बूढ़े आदमी से कह दिया कि यदि तुम मुझे वह दृश्य दिखा दोगे तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगी। इधर धीरे धीरे समय बीता और जब अगली पूर्णिमा की तिथि आई तो वह बूढ़ा आदमी महल में पहुंचता है और रानी से कहता है कि रानी जी, आज आप मेरे साथ उस जंगल में चलो, आज वह सभा जरूर लगेगी। रानी रूपा और वह बूढ़ा आदमी दोनों जंगल की ओर चल देते हैं। वहां पहुंचकर रानी और वह बूढ़ा आदमी उस पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते हैं। जब रात के 12 बजने का समय नजदीक आता है तो वहां एक झाड़ू लगाने वाला आता है। पानी का छिड़काव करने वाला आया, उसने पानी का छिड़काव किया। फिर थोड़ी देर बाद दरबार सजने लगता है। धीरे धीरे वहां नाग लोग आने लगते हैं। उन नागों का आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर नाग का था। बूढ़ा आदमी धीरे से कहता है, रानी जी, अब आप ध्यान से देख लो, यही सब मैंने उस दिन देखा था। रूपा उस सभा बड़े ध्यान से देख रही थी। कुछ समय बाद रानी का पति भी आ जाता है, जो उस नागराज का पुत्र था। उसका आधा शरीर नाग का था और आधा शरीर मनुष्य का था। रानी ने उसे देखा तो पहचान गई और कहने लगी, यही मेरा पति है। रानी सोचने लगी, यह मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है। उधर वो बूढ़ा आदमी डर रहा था, तो बूढ़े आदमी ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। जब सभा समाप्ति का समय हुआ तो सभी नाग वहां से चले गए। राजकुमार भी उस पीपल के पेड़ के पास आकर बैठकर रोने लगा। उसे देखकर रानी रूपा डर गई, क्योंकि उसका आधा शरीर नाग का था और आधा शरीर मनुष्य का था। चेहरा तो उसका राजकुमार का ही था। अपने पति को रोता देखकर राजकुमारी से रुका नहीं गया। राजकुमारी पेड़ से नीचे आ गई और उसका हाथ पकड़ लिया। अचानक रानी रूपा को सामने खड़ा देखकर राजकुमार एकदम से घबरा गया। रानी कहने लगी, महाराज, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। ये सुनकर राजकुमार कहने लगा, नहीं रानी, अब तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकती। यहां जो सभा होती है वो मेरे विवाह को लेकर ही होती है। मेरे पिता इस सभा में मेरे विवाह का प्रस्ताव रख चुके हैं और जब तीसरी सभा होगी तो उस सभा में मेरा विवाह तय हो जाएगा। जब मेरा विवाह तय हो जाएगा तो बताओ, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह पाऊंगा? मुझे तो अपनी उस पत्नी के साथ रहना पड़ेगा।
तुमने तो मुझे त्याग दिया था। मैंने उस दिन तुम्हें बार बार समझाया था कि मुझसे मेरा वंश मत पूछो। राजकुमार की बात सुनकर रानी रूपा रोने लगती है और राजकुमार से क्षमा मांगती है। राजकुमार कहता है, राजकुमारी, रोने का समय नहीं है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। यदि तुमने वो उपाय कर लिया तो शायद तुम मुझे प्राप्त कर लो। रानी रूपा बोली, आप मुझे जो उपाय बताओगे वही उपाय मैं करूंगी, लेकिन आपको मेरे साथ रहना होगा। राजकुमार बोला, रानी, अब मेरे जाने का समय हो गया है। सुनो, अगली पूर्णिमा के दिन तुम्हें इसी प्रकार यहां आकर बैठना होगा, और जब यहां सभा लगने लगेगी तो ध्यान रखना तुम चुपचाप महाराज के सिंहासन के नीचे जाकर छुप जाना, और जब मेरा विवाह की बात चले तो तुम उस सिंहासन के नीचे से निकलकर महाराज के सामने जाकर खड़ी हो जाना। फिर तुम मुझे महाराज से मांग लेना। अगर महाराज ने कह दिया तो मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। इतना कहकर वह नाग वहां से अदृश्य हो जाता है। इधर रानी रूपा और वह बूढ़ा आदमी अपने नगर को लौट आते हैं। रानी यह सोचकर दुखी रहने लगी कि पता नहीं मैं राजकुमार को प्राप्त कर पाऊंगी या नहीं। समय बीता, तीसरी पूर्णिमा आ गई। राजकुमार के कहे अनुसार रूपा नागराज के सिंहासन के नीचे चुप गई, और जब नाग के विवाह की बात हुई वैसे ही रूपा बाहर निकल आई। रूपा कहने लगती है, महाराज, मैं आपकी पुत्रवधू हूं। आपका बेटा मेरा पति है। यकीन ना हो तो उनसे पूछ लो, इनके साथ मेरा विवाह हुआ है। जब महाराज ने अपने बेटे से पूछा कि यह कौन है, तो राजकुमार ने पूरी कहानी अपने पिता को कह सुनाई और कहा, पिताजी, एक दिन मुझे कुछ सपेरों ने पकड़ लिया था और पकड़कर पिटारे में रखकर मुझे ले जाने लगे, तो मैंने अपने बचने के लिए उस पिटारे में बांक बना लिया। उस सपेरों ने नौखाहार महाराज वीरसेन को उपहार में दे दिया। मैंने सोचा राजा के यहां मैं पुत्र बन जाता हूं, तो मैं मेरी माया से पुत्र बन गया। राज्य महलों का सुख भोगता रहा। महाराज ने अपने पुत्र की तरह मेरा पालन किया और इसी सुंदरी के साथ मेरा विवाह संपन्न करा दिया। परंतु एक दिन जिद करके इस सुंदरी ने मुझसे मेरे वंश के बारे में पूछा कि तुम किस वंश के हो। मैंने इसे बहुत समझाया परंतु ये नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो मैं जहां मेरा स्थान था वहां इन्हें लेकर गया, और वहां पहुंचकर मैं अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया और मैं अपने परिवार के पास चला आया। ये बात जब नागराज ने सुनी तो कहने लगा, देवी, क्या ये सच कह रहा है? रानी बोली, हां महाराज, ऐसा ही हुआ था। मेरा विवाह इन्हीं के साथ हुआ था, जबकि पहले इनका पूरा शरीर मनुष्य का था। रूपा की बात सुनकर नागराज ने अपने पुत्र को फटकार लगाई, हमारी परंपरा के खिलाफ जाकर पृथ्वी लोक पर विवाह किया, और फिर उसके बाद तुम इस स्त्री को छोड़कर हमारे पास वापस आ गए। तुमने यह अपराध किया है। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब तक यह स्त्री जीवित रहेगी तब तक तुम पृथ्वी लोक पर रहकर इसका साथ दोगे। इसे अपनी पत्नी के रूप में रखना होगा, और जिस राजा के तुम पुत्र बने थे उस राजा का राज्य भी तुम्हें चलाना होगा। उस राजा की सेवा करनी होगी। जब तक वहां का कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता तब तक तुम हमारे पास नहीं लौट पाओगे। नागराज ने रूपा को उसका पति प्रदान कर दिया। राजकुमार अब अपने पहले वाले रूप में आ गया। उसके बाद रानी रूपा और राजकुमार ने नागराज से आशीर्वाद लिया और विदा लेकर वापस अपनी नगरी में लौट आए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पुत्र शोक में व्याकुल होकर महाराज की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। महाराज के पास जब उनका पुत्र पहुंचा तो महाराज उसे देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उनकी सारी पीड़ा और कष्ट दूर हो गए। पूरे महल में खुशियां मनाई गई। राजा साहब ने पूरे नगर में यह खबर भिजवा दी कि हमारा राजकुमार वापस लौट आया है। इस प्रकार रानी रूपा अपने खोए हुए पति को पा लेती है और बड़े प्रेम से अपने पति के साथ रहने लगती है। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और भी रोचक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने प्यारे कमेंट्स के जरिए अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।